बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता में आज देखेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमने वहाँ पर सीखा था। आज उसी के जस्ट आगे यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है। तो यानी कि उपयोगिता में यहाँ पर हम कुछ पॉइंट वाइज लिखे हैं। तो नंबर 1 देखेंगे अध्ययन में सहायक, यानी कि अगर से हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में अध्ययन में सहायक किस प्रकार हुआ, यानी कि अब तक जो ज्ञात 118 एलिमेंट जो अब तक पूरे ज्ञात हुए एलिमेंट हैं उनको जो है 1 से 9 वर्गों में पूरा बांटा गया है। तो यदि हमको 1 से 9 वर्ग के तत्वों की जानकारी है तो हम पूरे 118 एलिमेंट के तत्वों की पूरा जानकारी आसानी से बहुत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि यदि किसी एक उपवर्ग में किसी एक एलिमेंट का अगर उसके गुण के बारे में हमको जानकारी है तो शेष सभी उस उपवर्ग में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसका सभी गुण एक जैसा होगा। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता जो है अध्ययन में सहायक सिद्ध हुआ। और दूसरी चीज की बात करते हैं नए तत्वों की खोज और उनके गुण। नए तत्वों की खोज यहाँ पर देखेंगे जब मेंडलीव की मूलभूत आवर्त सारणी थी, यानी कि यहाँ पर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जो मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दिया था उस सारणी में कुछ स्थान को उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने ये बताया था इस स्थान पर बता दिया था कि जो अगला एलिमेंट खोज होगा इस स्थान पर रखा जाएगा। उन्होंने पहले से ही वो जगह छोड़ दिया था। तो जिसके उपरांत वहाँ पर खोज हुआ है यहाँ पर स्कैंडियम, गैलियम, यहाँ पर देखेंगे जर्मेनियम, गैलियम। यहाँ पर ये सभी तत्व खोज होने के उपरांत वो जो खाली स्पेस था वो उसको क्या इस एलिमेंट द्वारा वहाँ पर भर दिया गया। यानी कि इससे ये हुआ कि यानी कि नए तत्व की खोज हुआ। नए तत्व की खोज होने के बाद ये देखा गया यहाँ पर इनके गुण एक जैसे थे। तो मतलब जो स्थान छोड़ा गया था उस उपवर्ग से ये सभी अलग जहाँ जगह छोड़ा गया था तो ये जिस उपवर्ग में रखा गया, ये जिस उपवर्ग में रखा गया और इसको जिसमें रखा गया तो वो ऊपर जितने भी एलिमेंट थे उससे इनका गुण क्या कर रहा था, आपस में मैच कर रहा था। तो ये था नए तत्वों की खोज। कह सकते हैं कि स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम के तत्वों की खोज के उपरांत मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो इस खाली स्पेस था तो उस खाली स्पेस में रखा गया। तो उसमें देखा गया कि जो उस उपवर्ग के एलिमेंट हैं जिस उपवर्ग में रखे गए हैं इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट रखे पहले से थे उस एलिमेंट के गुण से ये क्या कर रहा था, ये मैच कर रहा था। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं नए तत्वों की खोज और उनके एक गुण था। और यहाँ पर देखेंगे परमाणु द्रव्यमानों का संशोधन। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु द्रव्यमानों का संशोधन। कह सकते हैं प्लेटिनम और यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनकी आवर्त सारणी में स्थिति को देखते हुए संशोधित किए गए थे। सारणी में तत्वों की स्थिति में संयोजकता का अनुमान किया जा सकता है और इसके परमाणु द्रव्यमान की गणना भी किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमानों का संशोधन ये जो है, इसलिए मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी भी उपयोगिता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, संयोजकता में संशोधन। संयोजकता में संशोधन किस प्रकार से किया गया उसको देखेंगे। यहाँ पर बेरिलियम को यहाँ पर BE से प्रदर्शित करते हैं। बेरिलियम का यहाँ पर ये देखा गया जो यहाँ पर इसका तुल्यांकित द्रव्यमान बताया गया था। ये बेरिलियम का तुल्यांकित द्रव्यमान जो होता है 4.5 होता है।
यहाँ पर इसको समझेंगे, बेरिलियम की संयोजकता यहाँ पर में संशोधन कुछ किया गया। तो यानी कि वो बेरिलियम का यहाँ पर तुल्यांकित द्रव्यमान कितना था, 4.5 था। अब यहाँ पर बेरिलियम को शुरुआत में ये माना जाता था कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम उसमें देखिए त्रिसंयोजक होता है। त्रिसंयोजक मतलब उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर यदि संयोजकता 3 माना गया तो 3 के आधार पर यहाँ पर ये देखा गया, यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 यहाँ पर 3 5 50 और 3 4 12 over 30 या 13.5 इसका द्रव्यमान माना गया कितना है। फिर बाद में ये देखा गया कि इसका जो है यहाँ पर इसकी संयोजकता यहाँ पर शुरुआत में 3 माना गया, तो जबकि वास्तव में जब देखा गया सही इसमें जब ये पता चला बाद में कि बेरिलियम जो है ये ग्रुप वर्ग सेकंड का एलिमेंट होना चाहिए। वर्ग सेकंड एलिमेंट होने की वजह से इसका जो यहाँ पर संयोजकता होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 के आधार पर अगर से देखा जाए तो इसकी जो द्रव्यमान होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यानी कि यहाँ पर ये बेरिलियम का देखेंगे यहाँ पर 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाए, यानी कि बेरिलियम का द्रव्यमान ये हमारा क्या है, ये द्रव्यमान है। ये सभी जो है क्या है, द्रव्यमान है। और ये क्या है, तुल्यांकी भार है। ये क्या है, ये तुल्यांकी भार है। और ये क्या हमारा, ये संयोजकता बताया गया, संयोजकता यहाँ पर ये संयोजकता बताया गया। अब यहाँ पर ये देखा गया कि जब वास्तव में देखा गया बेरिलियम जो है ये सेकंड वर्ग का एलिमेंट होना चाहिए, तो जिस सेकंड वर्ग के एलिमेंट की संयोजकता 2 होती है, उस आधार में जब देखा गया तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, 9 होगा। तो यानी कि इसमें अगर से इसकी संयोजकता के आधार पर देखा जाए तो उसके आधार पर बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच रखा जाना चाहिए था। यहाँ पर बेरिलियम को यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच रखा जाना चाहिए था, लेकिन बाद में जब ये सही देखा गया कि नहीं, बेरिलियम जो है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होता है, 2 होता है। इसलिए यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 होने की वजह से इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। तो इससे बाद में स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर ये बेरिलियम जो है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसके संयोजकता में क्या होगा, संशोधन किया गया। तो यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर बेरिलियम का किया गया, इसी प्रकार कह सकते हैं जो इंडियम था, यहाँ पर इसी प्रकार से इंडियम के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। इंडियम को शुरुआत में ये बताया गया ये द्विसंयोजी होते हैं। इंडियम को शुरुआत में ये बताया गया द्विसंयोजी होते हैं। द्विसंयोजी का मतलब ये होता है इसकी संयोजकता कितनी होना चाहिए, 2 होता है, जबकि वास्तव में बाद में अध्ययन किया गया तो अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि इंडियम की संयोजकता 2 के बजाय 2 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, 3 होता है। तो 3 के आधार पर यानी इंडियम की संयोजकता 3 के आधार पर इनके जो है द्रव्यमान में संशोधन किया गया। यानी कि यहाँ पर पहले 2 माना गया था, लेकिन बाद में जब वास्तविक उसका अध्ययन किया गया, अध्ययन के आधार पर ये देखा गया कि इसमें कुछ ना कुछ यहाँ इसका जो है संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। तो उस 3 के आधार पर इसके द्रव्यमान में भी यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसकी संयोजकता 3 माना गया और यहाँ पर इसका द्रव्यमान में भी ये संशोधन किया गया। इस संयोजकता को 3 मान करके इसके द्रव्यमान में भी संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता जो है तो संयोजकता में संशोधन किया गया। जैसे हम आपको यहाँ पर बताएं किस प्रकार से उसके संयोजकता में परिवर्तित किया गया, परिवर्तन करने के बाद उसमें क्या चेंजिंग आया, तो इसलिए उसको एक यहाँ पर इंडियम को देखेंगे, इंडियम देखेंगे। यहाँ पर इंडियम की संयोजकता 3 होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बताया कि इंडियम का सही तुल्यांकित द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान से ज्ञात हुआ कि वास्तव में इंडियम की संयोजकता क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए। इस प्रकार से ये इसमें संयोजकता में संशोधन किया गया। अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष।
अब मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में क्या दोष रह गया, अब हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दोष था इसमें देखेंगे। नंबर 1 यहाँ पर ये था हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन के स्थान के बारे में इन्होंने क्या बताया, इसमें इस मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में ये सभी हमारा क्या है, दोष है। हाइड्रोजन का स्थान जो है उस आवर्त सारणी में उसका स्थान निश्चित ना होना, कहने का मतलब वहां पर वो स्थान क्या होना, निश्चित ना होना। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन को देखेंगे कि एक ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये ग्रुप फर्स्ट और देखेंगे ग्रुप 7 का गुण के दोनों के गुण के मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान में यहाँ पर रखा जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये वर्ग फर्स्ट में जितने भी तत्व होते हैं उसके गुण आपस में मिलते हैं, और वर्ग 7 में जितने गुण यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं उनसे भी यहाँ पर समानता पाई जाती है, और यहाँ पे वर्ग फर्स्ट में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें भी समानता पाई जाती है। यानी कि दोनों में समानता पाए जाने के कारण यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यहाँ पर हाइड्रोजन को किस वर्ग में रखा जाए। तो ये पहली चीज, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का स्थान इस तरीके से निश्चित नहीं हो पाया। यहाँ पर हमने ये बोला कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, कहने का मतलब जो मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर ये वर्ग फर्स्ट और वर्ग 7 में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन उन दोनों के वर्गों से समानता रखता है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को ये नहीं निश्चित किया जा सका कि हाइड्रोजन को कहाँ पर ये रखना उचित होगा, इसलिए वहाँ पर कह सकते हैं ये उसकी दोष है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर असमान तत्वों का एक साथ रखा जाए। यहाँ पर देखिए असमान तत्व, यानी कि हम यहाँ पर बताया था जब मेंडलीव की आवर्त सारणी बता रहे थे, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखेंगे एक वर्ग में 2 उपवर्गों को बांटा गया है। 2 उपवर्गों में क्या बांटा गया है, ए और किसमें बांटा गया है, बी। तो उसमें देखेंगे ए में, तो जो ए में यानी कि फर्स्ट ए में जो एलिमेंट रखे गए थे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये देखेंगे फर्स्ट ए के एलिमेंट है। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट बी में एलिमेंट में, यानी कि एक ही वर्ग में रखे गए थे वो एलिमेंट कापर AU AG। देखेंगे ये कापर और AU और क्या था, AG था। देखेंगे इन दोनों के गुण क्या थे, अलग अलग थे, जबकि इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। फिर से सुनेंगे, हमने यहाँ पे बोला असमान तत्वों का एक साथ रखा जाना। तो यानी कि हमने ये बोला कि फर्स्ट ग्रुप में ये फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर दो उपवर्गों में बांटा गया था। ये हम वहाँ पर उसको पढ़ाते समय बताए थे। अब यहाँ पर ये देखेंगे फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर हैं, और देखेंगे फर्स्ट बी में जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी दोनों को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था। तो यानी कि जबकि यहाँ पर इन सभी का गुण अलग था और इन सभी का गुण अलग था, दोनों का गुण अलग होने के बाद भी यहाँ पर ये देखा गया दोनों को एक साथ रखा गया। यहाँ पर एक साथ रखा गया। पोटेशियम यहाँ पर रुबिडियम है, आज भी लिख दिए थे, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये कॉपर, गोल्ड और मरकरी, इन दोनों ये देखेंगे ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये देखेंगे कम एक्टिव होते हैं। इन दोनों के गुण में ज्यादा भिन्नता होने के बाद भी दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तो ये इसकी यहाँ पर ये कमी, यहाँ पर ये इसका दोष था। यानी कि इसी को हम कहते हैं असमान तत्वों का एक साथ रखा जाना। अब यहाँ पर देखेंगे
समान तत्वों का अलग अलग रखा जाना। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं समान तत्वों का अलग अलग रखा है। जैसे देखेंगे बेरिलियम और लेड को और Ag और थैलियम को के गुण समान होने पर भी इन तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया। जैसे यहाँ पर बेरिलियम और लेड को देखा जाए, बेरिलियम और लेड इन दोनों के गुण देखेंगे यहाँ पर समान होते हैं। बेरिलियम और लेड के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होने के बाद भी देखेंगे इनको अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। तो ये देखेंगे समान तत्व को अलग अलग रखा जाना, ये इसका गुण दोष है। और देखेंगे यहाँ पर Ag सिल्वर और यहाँ पर देखेंगे थैलियम इन दोनों के गुण क्या थे? अलग अलग थे। थैलियम इन दोनों के गुण क्या थे? अलग अलग थे। सॉरी, यहाँ इन दोनों के गुण जो है समान थे। यहाँ पर इन दोनों के गुण क्या थे? समान थे, जबकि इन दोनों को अलग अलग यहाँ पर वर्गों में रखा गया है। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर वर्गों में रखा गया है। ये दोनों को अलग अलग, यहाँ पर इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ये इसकी मेंडलीव की आवधिक आवर्त सारणी में ये दोष था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर फोर्थ की उत्कृष्ट गैस के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान छोड़ा नहीं गया। यहाँ पर ये देखेंगे उत्कृष्ट गैस के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। देखेंगे जो बाद में यहाँ पर जीरो समूह में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको अक्रिय गैस बोला जाता है। तो मेंडलीफ ने उस अक्रिय गैस के लिए कोई उस अपने पीरियाडिक टेबल में कोई स्थान नहीं छोड़ा था, इसलिए उसको पीरियाडिक टेबल के सबसे लास्ट में उसको जीरो समूह नाम दिया गया। तो ये था यहाँ पर उत्कृष्ट गैस के लिए आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोई स्थान ना देना। अब उसके बाद देखेंगे एक ही संयोजकता प्रदर्शित होना। यहाँ पर देखेंगे कुछ आवर्त सारणी में तत्वों की एक ही संयोजकता प्रदर्शित होती है। यहाँ पर तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष कह सकते हैं। संयोजकता उनके वर्गों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि जैसे जिस प्रकार से ऑक्सीजन जिस वर्ग में है तो जितने वर्ग में है उसी के सापेक्ष अगर देखा जाए अलग अलग जितने भी एलिमेंट हैं जो जिस वर्ग में पाया गया उसकी संयोजकता उतना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इसी प्रकार से उसमें ये दिया गया है, इसमें एक ही संयोजकता प्रदर्शित होता है। तो जो कि ऐसा नहीं है। जैसे बात करें एग्जाम्पल में कह सकते हैं, परंतु बहुत से ऐसे तत्व हैं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर की बात करें, ये हमेशा जो है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कॉपर की बात करें, यहाँ पर कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होता है। कॉपर की संयोजकता कितना होता है? 1 और 2। इसी प्रकार से कह सकते हैं जो गोल्ड होता है, गोल्ड का भी संयोजकता कितना होता है? 1 और 3 होता है। गोल्ड गोल्ड की संयोजकता कितना होता है? 1 और 3 होता है। यानी कि ये सब परिवर्तित संयोजकता है। इसी प्रकार से और देखेंगे इसकी संयोजकता में कह सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा आयरन की भी संयोजकता 2 और 3 होती है। Fe 2 और 3 होती है। 2 और 3 होती है। एक बार पूरा समझेंगे एक ही संयोजकता प्रदर्शित होना। ये कहने का मतलब ये है कि तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता उनके वर्ग की संख्या के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि जितना वर्ग है उस वर्ग के संख्या के संयोजकता क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, कुछ तत्वों की संयोजकता क्या होते हैं? परिवर्ती होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया कि जैसे कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होती है और यहाँ पर Au गोल्ड की संयोजकता 1 और 3 होता है और यहाँ पर आयरन की संयोजकता 2 और 3 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्वों का स्थान। अब यहाँ पर देखेंगे, इस पे बात करेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। यहाँ पर जब पीरियाडिक टेबल हम बनाए थे
पीरियाडिक टेबल में जो सबसे नीचे दो कॉलम में यहाँ पर दिखाए थे, एक कॉलम को हम लैंथेनाइड बताए थे और एक कॉलम क्या बताए थे यहाँ पर एक्टिनाइड बताए थे। उसको देखेंगे यहाँ पे वर्ग नंबर 3 में, यानी कि यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को वर्ग नंबर 3 में रखा गया है, यानी कि यहाँ पर एक ही वर्ग में इन दोनों को स्थान दिया गया है। जबकि देखा गया है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों का गुण क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, फिर भी उसमें देखेंगे उसका स्थान जो है उसमें मतलब वर्ग थर्ड में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के गुण भिन्न होने के बाद भी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 में इन दोनों का स्थान दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका क्या है, दोष है। तो ये कह सकते हैं फिर भी जो है वहाँ पर ये 14 एलिमेंट को अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है, जो यहाँ पर देखेंगे टेबल के बाहर उसको दिखाया गया है। तो ये था मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता। तो हमने अब तक जो इस चैप्टर में सीखा है, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया है, हमने ये बताया है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, उसके बारे में वो किस प्रकार से अपना टेबल बनाए थे, अपनी टेबल की किस प्रकार से व्याख्या किए थे और उस टेबल में क्या विशेष तत्व थे। उसके बाद हमने सीखा यहाँ पर मेंडलीव की, जो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता किस प्रकार से, पहले अध्ययन में सहायक किस प्रकार से है, नए तत्वों की खोज और उनके गुण किस प्रकार हैं, और परमाणु द्रव्यमानों का संशोधन, संयोजकता में संशोधन, ये हमने आपको यहाँ पर डिफाइन किया है और यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। अब इसमें क्या क्या दोष हैं उसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पर जिक्र किए हैं। तो ये सभी क्या है, दोष हैं। अब जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में, यानी कि जो आजकल हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उस दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अब तक जो है आप ये इतना तैयार कर लिए होंगे कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, तो उसकी आवर्त के बारे में, वर्ग के बारे में और उसके विशेष तत्व के बारे में वहाँ पर हमने बात किया था। और इसके मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता किस प्रकार से है, ये सभी आप सभी यहाँ पर जान गए हैं। तो अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।